जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025-26 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी में लग चुके हैं उन सभी के लिए आज जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का आपका प्रैक्टिस पेपर 4 है। इससे पहले के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो रेगुलर आपके हो रहे हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट पे विजिट जरूर करिएगा। और यहाँ पे बता दूं कि यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर मिक्स भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ। उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे 9 बजे ये क्लास आपका रेगुलर होता है, डेली आपको 9 बजे ये क्लास मिलता है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने क्लास में। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। देखो यूपी स्पेशल से ये क्वेश्चन आपके लिए, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना दोस्त, आपका हापुड़ हो जाएगा। सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, वो हापुड़ हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना। इसका जो एरिया है वो कितना होगा, 660 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा वो लखीमपुर खीरी है ना। सबसे बड़ा जो है वो लखीमपुर खीरी है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय साझा सीमा नहीं करता है। तो देखो, ये श्रीलंका और मालदीव के साथ में जो है वो जलीय सीमा लगती है। क्या जलीय सीमा लगती है भारत की, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ए और बी दोनों, है ना, ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि ये जो मालदीव और श्रीलंका है इनके साथ में जलीय सीमा लगती है। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से न्यूनतम तापमान की सैद्धांतिक सीमा क्या है, जिसे बोलते हैं कम से कम, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूनतम तापमान की सैद्धांतिक सीमा क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो याद रखना, अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना। कैल्विन में 0 डिग्री कैल्विन, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपका -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका ये सभी होगा। देखो, फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो ये, कैल्विन में पूछा जाएगा तो ये, और सेल्सियस में पूछा जाएगा तो ये। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो है आपको ध्यान रखने हैं। तो बिल्कुल दोस्त, और ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। भारत की राजधानी भैया कहाँ है, दिल्ली। और दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है भैया, यमुना नदी के किनारे। मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये सब आपके यमुना नदी के किनारे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, नोट कर लेना है। और देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है। बताओ, प्रकाश का वेग जो है वो किस माध्यम में सबसे कम होता है। वायु, कांच, पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा दोस्त, कांच। क्या होगा, ऑप्शन बी, कांच। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लास में सबसे कम होता है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका किसकी रही थी। भारतीय रियासतों के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका जो है वो किसकी रही थी। देखो भैया, भारत में रियासतें कितनी थी, 565 रियासतें थी, है ना। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन सबको मिलाने में जो सबसे अहम भूमिका थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन सी, मतलब कि इन सबको इकट्ठा करना, जिसे कहते हैं अखंड भारत, है ना। तो इन सभी को इकट्ठा करना जो था, पहले ये क्या अलग अलग थे, अलग अलग इनका शासन था। तो ऐसे समझिएगा कि इन सभी को एक बनाने में जो सबसे अहम भूमिका रही थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की रही थी। जो जैसे माना था उसे वैसे मनाया गया था। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कब बना था। देखो यहाँ से ये इतना आपको ध्यान रखना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कब बना था, ठीक है ना। तो इसका आप राइट आंसर क्या करेंगे, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो 5 फरवरी सन 2020 हो जाएगा। 5 फरवरी सन 2020 को ये ट्रस्ट बना था। और ये इसकी जो घोषणा है वो याद रखना, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, इंपॉर्टेंट है। और 5 फरवरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और मैंने आपसे जैसा वादा करा था कि यूपी स्पेशल, है ना, आपको जरूर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे तो मिलेंगे। यहाँ पे दिया है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बोलते थे पहले क्या, हैली नाम से जानते थे। हैली राष्ट्रीय उद्यान, है ना, हैली के नाम से जानते थे। लेकिन
इसका नाम बदल दिया गया था, वो मैं आपको बताऊं, इसे कहते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखना है दोस्त, ये स्थापित हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। तब इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। फिर इसका जो नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया, वो किया गया था 1957 में। कब? 1957 में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल आमतौर पर होता है? बताओ, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल जो है वो आमतौर पर होता है? या आप क्या बताएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या होगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बेटा याद कर लेना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। डबल हैशटैग बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपकी जो कार की बैटरियों में भी पड़ता है ना, ऐसे ही ध्यान रखना है। और नाइट्रिक अम्ल ये जो है, ये अम्ल वर्षा में आमतौर पर होते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, मतलब 0 से 6 साल के क्या रहा था? कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पे, है ना, 1000 बालकों पे, बालिकाओं का आपको यहाँ पे बताना है 0 से 6 वर्ष वाले। तो याद रखना बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो वो रहा था 919। मतलब कि अगर जो लड़के थे, बालक थे, वो 1000 थे, तो लड़कियां 919 रहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 2001 की जनगणना से अगर पूछ लिया जाके थोड़ा सा गहराई में जाके अगर पूछ लिया गया आपसे, तो याद रखना 927 रही थी, है ना। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर टोटल पुरुष और महिलाओं का पूछा जाएगा तो वो आपका 943 था 2011 में, है ना। 2011 में कितना था? 943। मतलब कि अगर 1000 पुरुष थे तो 943 महिलाएं थी। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, नोट करना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में पुस्तक महोत्सव की शुरुआत किस शहर से हुई है? बताओ, उत्तर प्रदेश में पुस्तक महोत्सव की शुरुआत किस शहर से हुई है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बिल्कुल याद रखना, वो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो मेरे भाई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से धारा 144 किस स्थिति में लगाई जाती है? धारा 144 किस स्थिति में लगाई जाती है? याद रखना, कानून व्यवस्था बिगड़ने पे ये धारा 144 लगाई जाती है, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये लगाई जाती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नोट करो। देखो, ये पुलिस में जा रहे हो बेटा, धारा 144 तो आम बात है ना। तो बिल्कुल इसे आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, और आप यहाँ पे क्या लगाएंगे अपना राइट आंसर? बिल्कुल देखो, सोच समझ के आपको यहाँ पे जवाब करना है, और जवाब आपका ऑप्शन बी नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? नेफ्रॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से एक भारत श्रेष्ठ भारत पहला कब शुरू हुई थी? पहल होगी बेटा, है ना। यहाँ पे ये एरर है, बताओ, ये पहल है, ठीक है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल जो है ये कब शुरू हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल इसे थोड़ा सा सही कर लेना है, मिस्टेक था। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना, 31 अक्टूबर 2015 को ये प्रारंभ हुई थी। कब? 31 अक्टूबर 2015 को ये प्रारंभ हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती के अवसर पे, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 140वीं जयंती के अवसर पर ये स्टार्ट हुई थी। तो बिल्कुल नोट कर लो। देखो बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का आईटी हब निम्न में से किसे माना जाता है? उत्तर प्रदेश का आईटी हब बताना है कि निम्न में से किसे माना जाता है। तो बिल्कुल दोस्त, मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को आपको पता होगा कि भैया जॉब करने के लिए नोएडा जाना पड़ता है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर नोएडा हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे सॉरी, ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है? आप इसका जवाब करिए। और मैं आपको बताऊं, इस क्लास में मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कहते हैं ना कि मांगे ना मिले भीख,
और सॉरी, मांगे मिले ना भीख और बिना मांगे मिले मोती, है ना, एक कहावत है हिंदी में। तो यहाँ पे बस वही वाला अपना सिस्टम है कि मैंने बहुत कहा और आप लोग सिर्फ वही दोस्त करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जिन्हें क्लास पसंद आती है। तो बिल्कुल दोस्त, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मेरे जो भी दोस्त हैं और जिनको भी क्लास पसंद आएगी, जो भी मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहेंगे वो बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, तो वो भैया केरल हो जाएगा, है ना। केरल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो बेटा, यहाँ पे उत्तराखंड भी कुछ दोस्त सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, केरल होगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, कब करी थी, तो आप क्या बताएंगे। बिल्कुल जोसेफ प्रिंसेल जो भी यहाँ पे कर रहा है, ऑप्शन ए उसका राइट आंसर हो गया है। और याद रखना, इन्होंने खोज करी थी 1774 में। कब करी थी, 1774 में करी थी। देखो बेटा, ये डैनियल रदरफोर्ड जो है, इन्होंने खोज करी थी किसकी, नाइट्रोजन की, है ना, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है भैया हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है, 78% पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो हेनरी कैडविस जो है, याद रखना, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज करी थी। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने करी थी, हेनरी कैडविस ने। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल नोट कर लो और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने पीडीएफ के लिए जरूर कहूँगा। बेटा देखो, पीडीएफ आप ले लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और बिल्कुल फ्री है। किसी भी दोस्त से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और ना लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको डेली फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी और आप अपनी बस तैयारी को बेहतर तरीके से करिएगा। आपकी तैयारी, आपका सिलेक्शन मतलब मेरी कामयाबी, है ना। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि भीम ऐप को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब लॉन्च किया गया था। भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल 30 दिसंबर 2016। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसे बोल सकते हैं किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो बिल्कुल नोट करो दोस्त, NPCI, है ना। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो बिल्कुल नोट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है बेटा, वो आपको यहाँ पे बतानी है कि कितनी है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ऑप्शन डी यहाँ पे 80 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पहला T20 विश्व कप भारत ने कब जीता था। बताइए, देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताओ भैया, भारत ने पहला T20 विश्व कप कब जीता था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, अगर हाँ आपने यहाँ पे 2007 को टिक करा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया है। और इसमें दोस्त ध्यान रखना, हारा कौन था, तो वो भी आप यहाँ पे नोट करिए दोस्त, पाकिस्तान हारा था। कौन हारा था, पाकिस्तान हारा था। तो बिल्कुल, और IPL की जो शुरुआत है वो 2008 में हुई थी। किसकी, IPL की जो शुरुआत है वो 2008 में हुई थी। तो बिल्कुल दोस्त, बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किस में होता है। रेडियोधर्मी तत्वों का जो उपयोग है वो किस में होता है। तो याद रखना दोस्त, देखो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसे आप नोट जरूर करिएगा। कैंसर के उपचार में, किसके, कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग होता है ना। कैंसर के उपचार में, तो यहाँ पे मेडिसिन, चिकित्सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा याद रखना दोस्त, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो बनेगा वो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ए और बी दोनों। तो इसे बेटा बिल्कुल नोट करिएगा और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने करी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिख चुका है ना। तो देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो पाल वंश के थे, राजा धर्मपाल। कौन थे, राजा धर्मपाल। ये कौन से वंश के थे, पाल वंश के। और पाल वंश का संस्थापक कौन था, मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया था, गोपाल। कौन था, गोपाल, है ना। ये भी आप ध्यान रखना। और देखो, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, नालंदा, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है।
चावल का कटोरा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, ऑप्शन बी। अगर आपने चमोली को टिक करा है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी चमोली, यहाँ चंदौली, माफ़ी चाहते हैं, चंदौली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्त। और देखो कानपुर तो आपको पता ही होगा चमड़ा के लिए, है ना, चमड़ा का सबसे ज़्यादा चमड़ा उत्पादन में कानपुर में होता है, तो ऐसे भी ध्यान रखोगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन विट्रस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, बताइए भैया। देखो ये थोड़ी सी पुस्तक इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपके श्री दादा भाई नरोजी जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसमें इस पुस्तक का जो विषय था, इस पुस्तक में जो बताया गया था वो याद रखना, भारत की आर्थिक शोषण के बारे में। जो विट्रिस थे, अंग्रेज जो थे, वो यहाँ से किस तरीके से भारत से धन ले जा रहे थे, है ना, तो उसके बारे में ऐसे ध्यान रखोगे। और ये पुस्तक जो है 1901 में लिखी गई थी। कब? 1901 में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 1901 में बेटा आपका नोबेल पुरस्कार भी तो प्रारंभ हुआ था, तो ये भी आप यहाँ पे नोबेल को भी याद रखेंगे, है ना, तो इसे भी नोट कर लो। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ये तो सभी को रट्टा होगा भैया, D2O मतलब कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी भारी जल, है ना। ऐसे देखो बिल्कुल हिंदी भाषा में क्या, भारी जल, है ना बेटा, तो हैवी वाटर, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, बताओ। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना दोस्त, 2 राज्यों से लगती हैं। कितने? 2 राज्यों से लगती हैं। और वो दोनों राज्य कौन से हैं दोस्त, तो पहला याद रखना असम हो जाएगा। कौन सा? असम हो जाएगा। और दूसरा आपका मिजोरम हो जाएगा। कौन सा? मिजोरम। मिजोरम। आप देखो यहाँ पे अगर पूछ लेता कि कौन से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, त्रिपुरा जो है वो उसकी किस देश के साथ में सीमा लगती है, तो वो देश हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो बिल्कुल बांग्लादेश को भी आप ध्यान रखेंगे। 3 तरफ से घेर रखा है इसने त्रिपुरा को, 3 तरफ से सीमाएं हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश की त्रिपुरा से, तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इत्र उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का, तो याद रखना भैया, सबसे अच्छा परफ्यूम, है ना, जो सेंट है, इत्र है, वो कहाँ मिलता है, कन्नौज में, है ना। तो ऑप्शन डी, ये मेरे बिल्कुल पास में है कन्नौज, है ना, तो याद रखना कन्नौज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो देखो पवन ऊर्जा का अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपका गुजरात दे रखा है ना ऑप्शन में, तो गुजरात ऑप्शन बी आप लगा देना, आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर गुजरात यहाँ पे हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर या बोल सकते हैं सार्वभौमिक दाता, क्या सार्वभौमिक दाता भी बोल सकते हैं, जो सभी को भैया ब्लड दे सकता है, और वो आपका हो जाएगा ग्रुप ए, ग्रुप ओ, है ना, ऑप्शन ए ग्रुप ओ हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, क्या है, बी पॉजिटिव। आपका क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, बताओ। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया है कि कौन सा है, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। ये देखो माउंट आबू में पड़ता है और इसका नाम है गुरु शिखर। ऑप्शन सी क्या होगा, गुरु शिखर आपका हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है दोस्त, तो ये माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है ना, माउंट आबू में पड़ता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो बेटा। और इसकी जो बोल सकते हैं सबसे ऊंचा पूछा है ना, तो इसकी ऊंचाई भी याद रखना कितनी है, तो बिल्कुल 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दिया गया है। कुछ दिन पहले मैं आपको चारों ऑप्शन बताता था, बिल्कुल डिटेल में क्लास कराता था, और क्लास भी लगभग आपका 40 मिनट का हो जाता था, 35-40 मिनट का। लेकिन मैंने देखा कि आप लोग उस चीज़ को कम पसंद करते हैं, है ना,
MCQs मतलब आपका यही होता है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराओ। अगर ऐसा है दोस्त तो बिल्कुल मैंने आपको वो कराने स्टार्ट कर दिए हैं और आपका क्लास मुश्किल से 25 मिनट का होगा, है ना। एक्स्ट्रा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो नोट करता है उसका नुकसान हो रहा होगा, जो क्वेश्चनों को नोट करता है उसे नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि लिखोगे तभी याद होगा, मैं ये भी आपको बता दूं। और यहाँ पे पूछा राष्ट्रपति शासन का उल्लेख पूछा गया है, तो भैया 356 अनुच्छेद 356, किसी राज्य में अगर राज्य व्यवस्था बिगड़ती है तो मुख्यमंत्री को वहां से हटा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 352 आपको पता ही है भैया, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। और 360 में बेटा वित्तीय आपातकाल दिया गया है। वित्तीय आपातकाल अगर आज तक भारत में नहीं लगा एक बार भी, है ना, ऐसे याद रखना। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, कहने का मतलब ST, है ना, ST। तो बताओ भैया कौन से जिले में सबसे ज़्यादा निवास करती है? तो यहाँ पे सोनभद्र आपका दिया है ना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ याद रखना भैया, ये तालों के लिए जाना जाता है, तालों, है ना, जो लॉक होते हैं ताले, उसके लिए प्रसिद्ध है। रामपुर भैया चाकू के लिए, है ना, रामपुरिया चाकू, है ना, ऐसे ध्यान रखना, चाकू के लिए। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पे राष्ट्रपति जी को टिक करा है तो आप याद रखना लोकसभा और राज्यसभा, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लो, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है ना। तो इनकी जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी होती है? बताओ, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी होती है? पता है क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी चांदी होगा। बेटा क्या होगा? ऑप्शन बी चांदी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी भी पूछा जा सकता है या फिर सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। तो देखो, भारी पूछा जाए या बड़ा पूछा जाए, कहने का मतलब बृहस्पति ग्रह ही होगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन सी जुपिटर है यहाँ पे आपका। इसका कलर पता कैसा होता है दोस्त? पीला रंग होता है ना। यहाँ पे जो बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है, और इसका सबसे छोटा ग्रह है, और ये पता सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। सबसे कम समय में ये परिक्रमा करता है, कितने? 88 दिनों में, मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है, ये भी ध्यान रखना। मंगल ग्रह जो है इसका कलर भी याद रखना कैसा होता है? लाल होता है। शनि ग्रह जो है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट करिएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? बिल्कुल देखो, पहली महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी, है ना। ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और यहाँ पे सरोजनी नायडू जी जो है ये राज्यपाल बनी थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप नोट करिएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से रामचरितमानस महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? रामचरितमानस महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था और किसने लिखा था? तो देखो, कुछ दोस्त यहाँ पे तुक्का लगाएंगे संस्कृत, कुछ हिंदी भी कर देंगे, लेकिन भैया अवधी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे अवधी आपका राइट आंसर होगा। और किसने लिखा था तो वो भी बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल नोट कर लो, तुलसीदास जी, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है? बताओ, मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है? आपको क्रिस्टलीय लेंस भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है और उत्तल लेंस भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं। हालांकि अगर मैं क्रिस्टलीय को टिक करूँ तो भी सही होगा और उत्तल को करूँ तो भी सही होगा। हालांकि यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को टिक करेंगे ना, ए और बी दोनों, तो भी हमारा जवाब सही होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। तो नोट कर लिया। बड़े अगले प्रश्न पे। देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, दूसरी लड़ी गई थी 1500
1756 में, और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में। आप देखो, पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी, दूसरी अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, और तीसरी जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पे आपका दूसरी पूछा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में। तो इसे नोट कर लो बेटा, ये 5 नवंबर 1956 को युद्ध हुआ था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखो, बनारसी साड़ी भैया वाराणसी में मिलती है, बनारस में, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप नोट करिएगा, और देखिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो हमें बेहतर बनाता है। और आपकी एक समस्या थी कि भैया क्लास 240 पिक्सल पे नहीं चल रहा है, 360 पे चल रहा है, जिस वजह से हमारा डाटा ज़्यादा जाता है। मुझे बच्चों ने मैसेज कराया 144 पे देखते हैं तो भैया बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है। ये सारी समस्या खत्म हो चुकी है, आपकी क्लास 240 पिक्सल पे बिल्कुल ओके चल रही होगी, है ना, कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। अब आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे ना, अब आप लाइक वाला बटन दबाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर भी करोगे। ये मुझे आप पे भरोसा है, और मुझे पता है कि आप मेरे भरोसे पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।